नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके देश में। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी के एग्जामों के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके जीएस के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े संभावित और इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। मौर्योत्तर काल कहें तो मौर्योत्तर काल कहने का जो मतलब है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि एक साम्राज्य का नाम हुआ करता था मगध, जो कि वर्तमान बिहार के क्षेत्रों पर आपका राज करता था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बाद जितने भी राजवंशों ने शासन किया था, या मौर्य साम्राज्य के बाद के काल को ही हम लोग मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। तो मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाला जो आपका राजवंश था उसका नाम था कुषाण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों तो आपका कुषाण हो जाएगा। इसके अलावा कुषाण में भी आपका राजा हुआ कनिष्क। ठीक है, कनिष्क उसी ने आपका भारतीयों के लिए रेशम मार्ग का शुरुआत है जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग को कनिष्क के द्वारा खोला गया था। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा रेशम मार्ग चीन को पूर्वी यूरोप के भूमध्य सागरीय देशों और मध्य एशिया से जोड़ता है और भारत से होकर गुजरता है। इसके अलावा कनिष्क की बात करते हैं तो कुषाण समाज का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसका साम्राज्य का जो राजधानी था पुरस्पुरा यानी कि पेशावर था। इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान में विभाजित किया गया था। आप लोग को मालूम होगा कि 4 बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें से चौथा जो बौद्ध संगीति है वो आपका कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। क से कनिष्क हम आपको याद करने बोले थे, क से कनिष्क, क से कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, हम आपने याद करने के लिए बोला था। उसी बौद्ध संगीति में आपका बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान में। इसके अलावा राजा कनिष्क का जो शासनकाल था आपका 78 ईस्वी का था। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहा करते थे, उनका नाम था अश्वघोष, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया बुद्ध चरित। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध चरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो बुद्ध चरित जो पुस्तक है वो आपका अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया था। बुद्ध की जीवनी पर आधारित यह पुस्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने उपचुनाव जीता है। जून 2022 में उड़ीसा भारत में ब्रजराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे। तो इसका राइट आंसर अलका मोहंती हो जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स वो आपके एसएससी के पीवाईक्यू को ही लिया जाता है, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि आखिरकार क्वेश्चन आता कहाँ से। और आपका जो क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपका रिपीटेड ही आता है, यानी कि पीवाईक्यू से ही लेकर डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौड़ी चौड़ा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुआ था। चौड़ी चौड़ा का जो घटना है आप लोग को मालूम होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा। इसके अलावा चौड़ी चौड़ी का घटना जो हुआ था, तो चौड़ी चौड़ा एक जगह था जो कि वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में आपका गोरखपुर जिले में है। ठीक है, गोरखपुर कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो आप लोग कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा चौड़ी चौड़ी का जो घटना है आपका कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। 1922 तो याद रखना ही है। साथ में आपको 4 फरवरी भी याद रखना है। 4 फरवरी 1922 को याद रखना है। चौड़ी चौड़ा का घटना हुआ था जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, जिसने फिर गोलियां चलाई। इसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे, पुलिस जो स्टेशन था उसको आग के हवाले कर दिया था। इसके अलावा इस घटना के हिंसक हो जाने के बाद महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने कब वापस लिया था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो इसका जो शुरुआत है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में किया गया था, 1 अगस्त के दिन। इसके अलावा जालियांवाला नरसंहार के बाद अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए किया गया था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक टेबल है या पीरियोडिक लॉ है उसका जो प्रतिपादन है मोस्ले के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मोस्ले हो जाएगा। ठीक है, मोस्ले ने आवासानी का जो आधुनिक लंबा रूप दिया है, जहां वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या थे। मोस्ले के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है।
चार ऑप्शन है, खाद्य परिरक्षण, खाद्य संसाधन, खाद्य संरक्षण और आपका खाद्य विकृति। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 खाद्य विकृति ही है। खाद्य विकृति की बात करेंगे तो खाद्य विकृति वो प्रक्रिया है जिसमें कोई खाद्य उत्पाद उपभोक्ता द्वारा सेवन हेतु अनुपयुक्त हो जाता है। इस तरह की प्रक्रिया का कारण कई बाह्य कारकों के कारण होता है, जैसा कि उत्पाद के आकार का दुष्प्रभाव, साथ ही उत्पाद को कैसे संवेशिष्ट और संग्रहित किया जाता है, ये भी खाद्य प्रक्रिया खाद्य विकृति के दौरान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने निजी वस्तुओं के बारे में जाना था। निजी वस्तु से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको हम लोग देखने का प्रयास भी किए थे। तो हम लोग बात करें अब इस वीडियो में सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में। तो देखिए, सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं, ऐसी सेवाएं हैं जो समाज के सभी सदस्य को लाभान्वित करती है और अक्सर सार्वजनिक कराधान के माध्यम से निःशुल्क दी जाती है। तो ये चार ऑप्शन में से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि इनमें से कौन सा जो आपका वस्तु है, कौन सा वस्तु है जो कि आपका सार्वजनिक है। तो सड़कें, सड़क पे चलने के लिए आपको कोई टैक्स नहीं कोई पेमेंट नहीं करना होता है, कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता है। तो जो सड़कें हैं वो दोस्तों आपका सार्वजनिक वस्तुएं हैं। इसके अलावा बात करेंगे निजी वस्तुओं का, तो निजी वस्तुएं जो अनिवार्य रूप से दुर्लभ हैं और व्यक्तियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से खरीदी जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा निजी वस्तु के उदाहरण में बिस्किट का पैकेट हो गया, कपड़े, प्रसाधन, ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं आपका निजी वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा की बात करेंगे तो जो खर्ची पूजा है आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बात करेंगे ये कितने अवधि का त्यौहार, यानी कितने दिन का ये त्यौहार, ये कितने दिनों में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो 10 दिनों का ये त्यौहार है और प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीनों में मनाया जाता है। ये त्यौहार धरती माता या देवी माँ के सम्मान में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग अगरतला में इस मंदिर की यात्रा करते हैं जिससे वो देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है कि इस पूजा में 14 देवताओं का पूजा किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम का ही पूछा गया है, यहाँ पर लिखना हम भूल गए हैं, ठीक है। तो इस त्यौहार में, इस पूजा में आपका 14 देवताओं का पूजा किया जाता है। इस बात को भी याद रखना है, 14 देवताओं का पूजा किस त्यौहार में किया जाता है। आपसे ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। तो बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर भाग 9 हो जाएगा, ठीक है। जो भाग 9 है वो आपका पंचायत से संबंधित है। हमने सारे 22 भागों को बहुत ही डिटेल पूर्वक पहले के वीडियो में देख चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं उस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रावधानों का भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान किया गया है। ये जो हिस्सा है आपका 1992 में जोड़ा गया था, 73 संविधान संशोधन हुआ था। इसके अलावा इसके अंतर्गत अनुसूची भी जोड़ा गया था। अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची आपका 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया, उसमें 29 विषयों को शामिल किया गया था। इसके अलावा अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। तो यहाँ से भी आपको याद रखना है कि पंचायत जो है आपका पूरे भारत में जो लागू हुआ है कौन से स्तर का है। तो वो फ्रेंड्स आपका त्रिस्तरीय है, ठीक है। कौन सा स्तर का है, तो त्रिस्तरीय है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। त्रि स्तर पर कौन कौन सा पंचायत है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर जनपद पंचायत है और जिला स्तर पर जिला परिषद है, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, ठीक है। एक आपका विलेज लेवल पर है, एक आपका ब्लॉक लेवल पर है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। विलेज लेवल पर जो पंचायत होता है उसे हम लोग ग्राम पंचायत के नाम जानते हैं। ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत होता है उसे हम लोग ब्लॉक समिति और जनपद पंचायत या पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है उसे हम लोग जिला परिषद के नाम से जानते हैं। ग्राम पंचायत भी 3 भागों में बटा होता है, पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा न्याय पंचायत। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां भी हैं जो कि समय समय पर बनी है। तो इनमें से बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बना है, अशोक मेहता समिति आपका 1977 में बना है। इसके अलावा GV राव समिति आपका 1985 में, LM सिंघवी समिति आपका 1986 में। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग आपका बना है 1988 में। PK थुंगन समिति बना है आपका 1989 में। हरलाल
सिंह खरा समिति आपका बना है 1990 में, ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा। इसके अलावा जो वर्तमान में जो पंचायत पूरे भारत में लागू हुआ है वो आपका बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही लागू हुआ है। इन्होंने ही आपका त्रिस्तरीय पंचायत का जो व्यवस्था है इन्होंने ही दिया था, ठीक है। अशोक मेहता 2 स्तरीय पंचायत के बारे में बताए थे। अगला है कि जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। तो इसका राइट आंसर आपका रुचिरा कंबोज हो जाएंगे। रुचिरा कंबोज की बात करेंगे तो वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। 1987 बैच की भारतीय विदेशी सेवा की अधिकारी रुचिरा कंबोज वर्तमान में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में टीएस त्रिमूर्ति का स्थान लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्केबाजी बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? ठीक है, तो मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप होता है उसमें जो सबसे भारी जो भार वर्ग होता है उसे लाइट वेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा लाइट वेट। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश से अधिक है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 2 करोड़ रुपए से अधिक है। हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में देखें तो उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम 2021 है आपका 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण यानी कि जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार नियम 2021 को अधिसूचित किया है। अधिनियम उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर के आर्थिक क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है। नए नियम ने उपभोक्ता की शिकायतों के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित किया है। आर्थिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो जिला आयोग के लिए 50 लाख रुपए जो कि पहले 1 करोड़ से कम था। अगला है 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए राज्य आयोगों के लिए। इसके अलावा तीसरा है राष्ट्रीय आयोग के लिए 2 करोड़ रुपए। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है। तो तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक होने वाली जो वर्षा होती है उसे वर्षा का प्रस्फोट यानी कि बर्स्ट ऑफ द मानसून कहा जाता है। वर्षा ऋतु अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में जब अचानक वर्षा होती है तो बिजली तथा बादलों की गर्जना भी होती है और तीव्रता के साथ वर्षा होने लगती है। अंततः प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ आर्द्रता, भारी पवनों का चलना तथा वर्षा होना मानसून प्रस्फोट है जो कि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कालबेलिया है, बिहू है, घूमर है और आपका मणिपुर है। ठीक है, तो इसमें से जो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है वो आपका मणिपुरी नृत्य है जो कि आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया गया है कालबेलिया की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य है। इसके अलावा बिहू की बात करेंगे तो ये असम का लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य के साथ साथ ये असम का ये फेस्टिवल भी है। ठीक है, क्या है? तो फेस्टिवल भी है। इसके अलावा एक आपका घूमर दिया गया है। कल ही हमने आपको बताया था घूमर रहेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान रहेगा। लेकिन झूमर रहेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड होगा। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य थे। पहला है आपका भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से रिलेटेड है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा बात करेंगे ओडिशा का तो ओडिसी है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है और सतरिया भी आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और नृत्य है जिसे हम लोग छऊ के नाम से जानते हैं जो कि पूर्वी भारत में किया जाता है। तो छऊ को भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। अगर संगीत संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा तो इसका कुल संख्या 9 हो जाएगा क्योंकि 8 तो आपका ऊपर का ही होगा, एक आपका 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बहुविध फसल खेती इसका राइट आंसर होगा। कृषि में एक वर्ष के बजाय एक ही फसल के लिए एक ही भूमि में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने की आवश्यकता होती है।
इंटरक्रॉपिंग एक साथ कई फसल बनाने की प्रक्रिया है। यह कृषकों को उनकी फसल रेखा को दोगुना करने में मदद करता है। इस तरह से वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुफसली पद्धति के लिए सीमैप का चयन मुख्य रूप से पीएपी के डॉक्यूमेंट लाभ पर प्रतिबंध लगाता है। जब एक से अधिक फसल का उपयोग किया जाता है तो औसत खर्च भी बच जाता है। इस विधि को अपनाने से स्ट्रॉबेरी की समस्या भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब जिस प्रकार आप केंद्र में संसद का 2 सदन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह आपको बताना है कि विधानमंडल का भी 2 सदन होता है, विधान परिषद और विधानसभा। तो 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन राज्यों में आपका विधान जो मंडल है आपका द्विसदनीय है? तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में एक सदनीय प्रणाली है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली है। द्विसदनीय प्रणाली की बात करेंगे तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों के पास ही है। वो 6 राज्य हैं आपका आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर पहले था, अब नहीं है, तो ये अभी नहीं है, वर्तमान में 6 ही है। आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। द्विसदनीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश को हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1 अप्रैल 1935 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका जो स्थापना है 1926 में एक कमीशन आया था, यल्टन यंग कमीशन, उसी की सिफारिश पर किया गया था, जिसे कि रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आरबीआई अधिनियम वर्ष की बात करेंगे, कौन से अधिनियम के तहत आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ? तो अधिनियम था आपका 1934 का। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट जारी करता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में होते हैं। 1 रुपये के छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर आपका वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसके अलावा आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओस्मान स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। लंबे समय तक सेवारत आरबीआई गवर्नर की बात करेंगे तो बेनेगल रामाराव थे। और भारतीय प्रधानमंत्री जो कि आरबीआई गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं वो आपके मनमोहन सिंह है। वर्तमान में आपके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है और डिप्टी गवर्नर आपके वीपी कानूनगो, एमएसके जैन, एमडी पात्रा और एमआर राव है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, किसका? आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो छऊ में उनके योगदान के लिए गोपाल प्रसाद दुबे को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर गोपाल प्रसाद दुबे हो जाएगा। गोपाल प्रसाद दुबे की बात करेंगे तो छऊ आप लोग को जैसा कि मालूम है, हमने आपको बताया कि पूर्वी भारत में किया जाता है। तो पूर्वी भारत में 3 अलग अलग नामों से इस छऊ नृत्य को जाना जाता है। जिनमें से आपका एक नाम है पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ को याद रखिएगा, प से पुरुलिया, प से पश्चिम बंगाल होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा आपका है मयूरभंज छऊ। मयूरभंज की खदानें हैं जो कि लो एस को वहाँ पर मिलती हैं। तो मयूरभंज छऊ की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। और एक और है आपका सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ की बात करेंगे तो ये आपका झारखंड में संबंधित है सरायकेला छऊ। तो यही सरायकेला छऊ से गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध है और 2005 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। छऊ के लिए पद्म सम्मान पाने वाले दूसरे शख्स थे। और गोपाल प्रसाद दुबे ने सरायकेला स्थित राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र में 1974 से लेकर 1978 तक प्रशिक्षण दिया है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती? तो गन्ने से प्राप्त नहीं होती है तो इसका राइट आंसर है आपका शहद। बाकी गुड़, चीनी, खांडसारी, ये सभी जो वस्तुएं हैं आपके गन्ने से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा मधु या शहद एक मीठा चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ होता है जो मधुमक्खियों द्वारा पौधे के पुष्पों में स्थित मकरंद कोषों से स्रावित मधु रस से तैयार किया जाता है और आहार के रूप में मौन गृह में संग्रह किया जाता है। शहद में जो मीठापन होता है मुख्यतः ग्लूकोज, एकल शकरा, फ्रक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्यों की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसके विपरीत क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य की बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा होगा। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करेंगे तो सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो कबड्डी मैच में बात करेंगे उसमें भी एक टीम में बात करेंगे और उसमें भी एक बार में तो मात्र 7 ही खिलाड़ी खेलते हैं। कबड्डी की बात करते हैं तो कबड्डी एशिया में लोकप्रिय खेल है, दक्षिण एशिया में, अपना भारत देश भी दक्षिण एशिया में ही आता है, जो पहली बार प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ। ये देश भर में खेला जाता है, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में आधिकारिक खेल है। इसके अलावा कबड्डी है जो कि खेल शुरू होने पर प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन टोटल खिलाड़ी की बात करेंगे तो 12 हो जाएगा, जो कि 5 आपका सब्स्टिट्यूट होता है। इसके अलावा जो कबड्डी का जो खेल होता है कुल 40 मिनट का होता है, 20-20 मिनट का 2 खेल होता है, इसको भी याद रखिएगा। जो आपका 20 मिनट के बाद जो आपका ब्रेक मिलता है, ठीक है, उसका अवधि क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये रहा आपका 20 प्रश्न, हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।